अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हैं। रात की खबर आने के बाद जो कि पेट्रोल की थी, कुछ बेहतर महसूस करेंगे अगर ये कम हो गया वैसे तो। लेकिन मुझे बेहतरी लग नहीं रही। वैसे मुझे अचानक से याद है, मैं यही कहने लगा था कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, फॉर्मल जुमला तो ये तो, लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि रात को तो पेट्रोल फिर बढ़ गया और रात को हुकूमत का तजर्बा फिर काम आ गया। ये रात के 12 बजे क्यों पेट्रोल बढ़ाते हैं? इसके लिए ये वैसे अच्छा इन्होंने किया कि लाइनें नहीं लगी, लोगों को ऐसा सरप्राइज दिया। दिस वाज अ रियल सरप्राइज। उनको लगता होगा हम आधी दुनिया तो सो रही है, थोड़ी कम बुरा भला कोसा जाएगा, थोड़ी बस सुबह उसके बाद कोसेंगे लोग, तो इस वजह से। तो अल्लाह सुबह अगर आपको ये खबर मिली है तो कोई बात नहीं, पता मिलनी तो थी, लेकिन आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल जिन्होंने कल टैंक फुल कराया था। तो आई फील ग्लैड कि मैंने कुछ पैसे अगली बार इन्हीं पैसे में भरवाना है। लेकिन अगला सवाल ये है कि आखिर कब तक ये नहीं होगा भाई। चले, जो कपार्ट बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है और अगरचे कि आपके पास शहबाज शरीफ साहब के दिए हुए वो 2000 रुपए हैं जिनसे आप फीस भी दे सकते हैं, पेट्रोल भी जिनको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ना हो तो कर्ज की अदायगी के लिए भी उन्होंने कहा था आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे 2000 रुपए है, 3 जीरो आते हैं 2000। हाँ 2000। आपको ऐसे नहीं, आपने उसको अंडर एस्टिमेट, उसके पूरा मैकेनिज्म आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने समझाया था कि 2000 आपने कैसे, कहाँ, कब और क्यों खर्च करने हैं। फजूल खर्ची आपने बिल्कुल नहीं करनी और अल्लाह करे कि हम इस झटके से निकलें, क्योंकि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है। और वी कैन इमेजिन जब 210 रुपये हुए तो हम जब 210 रुपये का पेट्रोल हुआ उस वक्त हम लोग परेशान हुए, और अब जब 20-25 रुपये और कीमत बढ़ गई तो अब क्या करेंगे। हालात बहुत ख़राब है। खैर चले, एक अच्छी खबर आपको देते हैं बाबर आजम साहब के हवाले से, जो कि हमारा नाम हमारा सर फखर से बुलंद करें, रैंकिंग के अंदर तो टॉप में रहती हैं जी। कल उनको 2 कैप्स मिल गई। वर्ल्ड जो T20 टीम्स हैं, वर्ल्ड जो ICC की टीम्स हैं, उसकी दोनों टीम्स के अंदर ODI के अंदर भी वो आ चुके हुए हैं। और ये दोनों कैप्स लेने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये पिक्चर अपनी शेयर की और उन्होंने कहा जी हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, और मेहनत का समर इंसान को मिलता है और यकीनी तौर पे मिलता है। इस वक्त बाबर नंबर 1 है दुनिया भर के अंदर। और इमामुल हक ने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। वो दूसरे पोजीशन की बजाय पहली पोजीशन पे आ गए, उन्होंने विराट कोहली को सेकंड में पुश कर दिया। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। प्रूवन हिमसेल्फ इज नॉट अ पर्ची एनीमोर, क्योंकि इमाम पे बहुत इल्जाम लगता था कि अपने चचा की वजह से वो पर्ची है। तो उन्होंने कहा कि भाई विराट कोहली को बीट किया मैंने, कोई खालाजी का घर नहीं है, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इमाम वेरी वेल डन। और बाबर आप तो है ही कमाल। सो कुछ बड़े जबरदस्त स्टार्स हमारी क्रिकेट के अंदर सामने आ रहे हैं। रिजवान उनमें से एक हैं, शाहीन उनमें से एक हैं। अब ये बड़े जबरदस्त लोग सामने आ रहे हैं, तो अल्लाह करे कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें भी हमें काम करें। हमारे शो में आगे भी हम क्रिकेट पे बात करेंगे। हेडलाइंस आज नहीं आपको दिखाते, आज हम डायरेक्ट ही जरा आगे चलते हैं। और चूंकि पेट्रोल की बात अर्मला करी थी, अर्मला जरा पेट्रोल की मजीद हम बात करें। पेट्रोल की बात करने से पहले ये बताते चले कि हमें भी उतना ही दुख होता है जितना आपको, बस हम थोड़े इम्यून हो गए, हम जरा खुशी से आना चाहते हैं पहले कह के जख्मों पे लेकिन अब थोड़ा अपने आप को भी बैलेंस करिए। जनाब, हुकूमत की जो तब्दीली है वो आवाम को कुछ महंगी पड़ गई है। पहले बिजली के झटके मिले और अब आवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया है। हुकूमत ने IMF को खुश करने के चक्कर में आवाम को चकरा दिया है। कमर तोड़ महंगाई के बावजूद पहले फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम को बिजली के शदीद झटके दिए गए। उसके बाद अब जो पेट्रोल है रात को फी लीटर 24 रुपये, जबकि डीजल 59 रुपीज़ फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जी 234 रुपये, जबकि डीजल 264 के करीब पहुंच चुका है। और इस हवाले से सिर्फ नहीं मैं कहूँगी, सिर्फ 264 ये वो वाले हो गए महंगी दुकान पे 50,000 का सूट है ओनली 50,000। या वो अक्सर हम लेते थे ना तो 100 रुपए का जूता 99 रुपए को तो 1 रुपया वापस मिलता था। इस तजर्बाकार हुकूमत ने 18 दिन में जी पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 85 रुपीज और डीजल की फी लीटर कीमत में 115 रुपए इजाफा किया है। 26 मई को जी पेट्रोल 30 रुपये फी लीटर महंगा हुआ था और वो जून को फिर 30 रुपये अगर हम बात करें तो इजाफा कर दिया गया, और कल 15 जून को 24 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। अब इसके बाद क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल जनाब, हालात बहुत ख़राब हैं। गरीब कैसे, वो कहते हैं खाएगा क्या, लगाएगा क्या और बचाएगा क्या, बच्चों की फ़ीस कैसे अदा होगी, कैसे मैनेज होगी ये सारी सूरत हाल। मैं खुद लिटरली ये सिर्फ खबर की हद तक बात नहीं कर रहा, मैं सबसे सोच कर ये परेशान हूँ कि जो शख्स 50-60-70 हज़ार रुपए कमाता है, और बहुत कम लोग हैं जो इतने भी कमाते हैं, ज्यादा 35-30-35 हज़ार वाले हैं। इससे कम भी लोग हैं जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प है, आप उनको आप इससे भी कम पे करते हैं। हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव, इट्स अ क्वेश्चन मार्क स्टिल। और इस पे हम सब
मैं वाकई हम सुबह ये बात भी कर रहे थे और सोच रहे थे कि इन लोगों का कैसे गुजारा होने बहुत वाला मुश्किल है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद, आप इनको जानते हैं मईशत के हवाले से, बड़ी पर्टिनेंट राय है इनकी, उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि एक हल तो वैसे डॉक्टर साहब ने इससे पहले हमारे जो एक सेशन इनके साथ हुआ था उन्होंने बताया था, लेकिन सूरत हाल चूंकि मजीद ख़राब ही हो रही है तो डॉक्टर साहब जैसी शख्सियात की अहमियत बढ़ गई है अब हमारी इस गुफ्तगू के अंदर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आपके सामने है सारी पिक्चर जी, आई थिंक देयर इज नो स्पेसिफिक क्वेश्चन टू आस्क डॉक्टर साहब, करंट सिचुएशन आपके सामने है, कैसे चलेगा मामला खास तौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहना तो चाहता हूँ इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन एक्सप्रेसो, बट लोगों से बात करने में इतनी दिक्कत लग रही है कि कैसे इंसान शुरू करे। देखिए बात यह है कि ये आपने बहुत अच्छा याद दिलाया कि मैंने आखिर में जाते हुए आपसे स्पेसिफिक 2 मिनट्स मांगे थे। आई वांट टू टॉक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेट्स स्टार्ट विद दैट। चीज़ें आसान नहीं होंगी, कीमतें 1 जुलाई को फिर बढ़ जाएंगी। देयर इज अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि एक तेल की कीमत बढ़ी है, एक आपका जो रुपया है वो कहाँ 180 था, अब 206 रुपए 46 पैसे है। तो जब ये भी फ्लक्चुएशन आती है तो इस लाइक कि आप बाहर जाते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, तो अगर वो चीज़ जो है उसकी कीमत बढ़ जाए तो एक आपको तकलीफ हो रही है, पर साथ साथ ये भी हो रहा है कि आपकी जो कुव्वत खरीद है वो ख़राब हो रही है बिकॉज आपकी बाइंग पावर ख़राब हो रही है। तो ये 2 का इफेक्ट है जो आ रहा है। अब ये इफेक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ये 1 जुलाई को ये इफेक्ट और आना है। इसके अलावा आपको अभी बिजली में भी बात जो है वो बहुत आगे जानी है। डॉक्टर साहब जो हल इसका हुकूमत ने दिया है, सॉरी टू कट यू क्योंकि वक्त आपके पास भी कम है, हम चाहते हैं कि इसको जरा ज्यादा सम अप कर लें। जो हल हुकूमत ने इसका दिया है, 2000 रुपए की सब्सिडी दी है, 786 पे मैसेज करें, देन दिल चेक द रिकॉर्ड और अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो 2000 रुपए हमें मिलेंगे। क्या ये काफी है? क्योंकि ये 2000 रुपए की बात उस वक्त हुई थी जब पेट्रोल 150 से 180 हुआ था, अब 180 से 250 के पास पहुंचने वाला है। तो क्या गवर्नमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा और क्या रकम है हमारे पास मजीद सब्सिडी देने के लिए इन टर्म्स ऑफ कैश आवाम को? सो देखिए, एक तो हमने बात की कि लोगों को क्या करना है, दूसरी बात है कि हुकूमत को क्या करना है। देखिए आई थिंक कि बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा से क्या मतलब है? ज़्यादा से मतलब ये है कि आपका रिटेल सेक्टर, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, आपका रियल एस्टेट सेक्टर, वो आपका होलसेल सेक्टर, ये वो सेक्टर्स हैं जो कि आपके अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं आपकी इनकम्स में उस तरह। सो हुकूमत को इनसे पैसे लेने पड़ेंगे एट अ हायर रेट, एट अ मच हायर रेट, और ये 2000 कंटिन्यू करेगा अगले 12 महीने। सो लेट्स हैव दैट एज गुड न्यूज फॉर पीपल। पहले ये सिर्फ जून का था, अब ये अगले 12 महीने कंटिन्यू करेगा। सो यू विल हैव सम हेल्प। इसके अलावा भी गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, मे बी एज वी गो अलॉन्ग। बट एक अच्छी उम्मीद ये है कि कल फेडरल रिजर्व्स ने जो अपना रेट बढ़ाया है, यानी कि जो पॉलिसी रेट बढ़ाया है, उससे कल $3-4 जो है, जो तेल की इंटरनेशनल कीमत है, वो टूट गई है। क्यों टूट गई है? इसलिए कि वो समझते हैं कि अब हम डिमांड कम कर देंगे लोगों की, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा कम रह जाएगा। सो दैट इज वन गुड न्यूज। बट अब ये है कि अगेन थोड़ा सा बजट रीडू हो रहा है। सो लेट्स सी कि उसमें से क्या रकम निकलती हैं। सो दैट मे बी गुड न्यूज। बट इन दी एंड बात आके रुकनी आप पे ही है। जो भी करना है आपने ही करना है, और करना ये है कि सेव सेव एंड सेव। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सेव ऑन पेट्रोल, सेव ऑन गोइंग आउट, सेव ऑन ईटिंग आउट, बिकॉज अभी इसका बड़ा इफेक्ट आना है। सो हमें खुद अपने आप को प्रिपेयर करना है इस चीज से सेव करने के लिए। ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है और हमने उसको मैनेज करना है। एट दी मैक्रो लेवल आई थिंक पाकिस्तान को फौरी तौर पे IMF के साथ प्रोग्राम में चले जाना चाहिए, और हुकूमत को, कौम को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब कोई और चारा नहीं रह गया। इससे बड़ा फायदा होगा। अब आप पूछेंगे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि इससे जो ये रूपी रोज नीचे जा रहा है ना, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर रुपी स्टेबलाइज हो जाता है तो अब आप भी समझते हैं कि ये हमने जिससे बात शुरू की थी कि जो चीज़ मेरी है बाहर से आ रही, मेरी कुव्वत खरीद बढ़ जाएगी, बिकॉज अगर इंशाल्लाह रुपी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और इसमें काफ़ी मूवमेंट की गुंजाइश है। मैं कमेंट नहीं करता हमेशा कि इसमें क्या एग्जैक्ट गुंजाइश है, पर गुंजाइश है। रुपी दोनों साइड पे मूव कर सकता है। लेट से वो हो जाता है तो थोड़ी सी कीमतें रुक भी जाएंगी या आगे ही नहीं बढ़ेंगी। अभी आगे बढ़ना भी मुझे 5 से 15 रुपए तक दिखाई दे रहा है 1 जुलाई को। सो ये है ओवरऑल सूरत हाल। सो लोगों को अलर्ट होना है, दैट इज द की। अच्छा डॉक्टर साहब, IMF प्रोग्राम की आपने बात की, ऑब्वियसली हमारी जो शराइत थी IMF की उसको
फुलफिल करने के लिए हुकूमत ने सख्त से सख्त फैसले किए हैं और उसका नतीजा हमारे सामने है कि हम पेट्रोल की प्राइसेस या बिजली की प्राइसेस हो उसमें कुछ दिन बाद ही फौरन एक राइज देखते हैं। अब ये जो सिचुएशन है, इसके बाद अगर IMF मजीद डू मोर के हवाले से कोई बात करता है, अपनी शराइत को लेके मजीद को रिवाइज करना चाहता है, तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगी? क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, इसमें ही सर्वाइवल इट्स अ चैलेंज बेसिकली। सो अगेन ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है। सवाल इसलिए पर्टिनेंट कि सारा प्राइसिंग चेंजेस पे बेस्ड है कि ये प्रोग्राम होता है कि नहीं होता IMF का। सो पर जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसिंग चेंजेस है ना विज IMF वो हो गए हैं। चलें, लेट्स गिव कंफर्ट टू पीपल। कुछ तो हमें अच्छी खबर देनी पड़ेगी, वरना तो ऑब्वियसली मतलब दफ्तर इंसान इतने बैड मूड में जाएगा तो क्या काम करेगा। और हाउस लेडीज अगर बैड मूड में खाना पकाएंगी तो खाना भी मजेदार नहीं होगा। अगर वो दफ्तर जाएंगी और वो भी इस बैड मूड में होंगी तो वहां पे मजा नहीं आएगा। So what I'm trying to say here is कि bad news जो in terms of petrol and diesel है ना, वो सिस्टम में फिल्टर हो गई है। IMF से जो भी तय हुआ था, I can say it with confidence कि that is done. So बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी गुंजाइश नहीं है कि हमें कोई चेंज दिखाई देगा। Okay. And we will move forward with IMF. I am hopeful कि by the end of June we will have a program और उससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मार्केट्स में आ जाएगी। और थोड़ा सा देखें ना, एक होप तो क्रिएट करनी है। अब हम जैसे कहते हैं कि जिंदगी इंसान जीता है कि देयर इज अ होप, उम्मीद पे दुनिया का है। दुनिया का है। सो ये बट हमने अपनी बेल्ट्स, मैं तो बहुत टाइटन कर रहा हूँ अपनी बेल्ट्स। अब जितने भी पैसे हों मैं उनसे कम खर्च कर रहा हूँ। मैं लोगों को फिर यही कहूंगा कि जितने भी पैसे हों, 1000 हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, You have to tighten your own belts. अब ये कहना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, बट फिर भी अगर 10 रुपए की भी गुंजाइश है ना तो जरूर निकाल। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपका टाइम कम है, चूंकि हुकूमत पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए तो कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है और जिसने पिछले कुछ अरसे में खुद ये फिगर्स बताती हैं कि बहुत रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बनाए हैं, उसका इस वक्त जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा परेशान है, बिकॉज उसकी जो बजट ब्रैकेट्स हैं वो एक्सपैंड कर गई हैं, लेकिन जो इनकम ब्रैकेट्स हैं वो अपनी जगह पे सस्टेन करती हैं। इसमें किसी पॉलिसी की डॉक्टर खाकान जरूरत है या कोई पॉलिसी हो सकती है जो इस चीज को भी रेगुलेट करे कि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो? एक्सेलेंट क्वेश्चन। यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो भी इस वक्त नजिंग कर रहे हैं। सो पॉलिसीज नज करें, जैसे मैं आपको थोड़ा सा नज करता हूं हर दफा आके कि प्लीज सेव करें। सो ये एक दिस इज अ पुश आई गिव। इफ गवर्नमेंट को इस वक्त नज करना चाहिए। नजिंग का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को सस्ती गैस देती है, सस्ती बिजली देती है, सस्ती कैसे देती है? सब्सिडी देती है, तो वो उनसे यहां तक तय भी कर सकती है कि जो मिनिमम वेज है उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होगी। पाकिस्तान में आप यकीन करें कि जो 22,500 मिनिमम वेज है उसकी भी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रही। उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो और इन्फ्लेशन रिलेटेड जो राइज है वो मस्ट है कि अगर इन्फ्लेशन 14% है तो इस साल वेजेस 14% प्लस 2% राइज करनी चाहिए ताकि उनकी एक्चुअल कुव्वते खरीद बेहतर हो। ये नजिंग गवर्नमेंट से आनी चाहिए। सो फ्रॉम योर फोरम, फ्रॉम द पीपल्स इकोनॉमिक साइड, हम हुकूमत से ये कहते हैं कि वो नज करते रहें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम हमने आपका एक्स्ट्रा भी लिया, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर खाकान हमें इस हवाले से बता रहे थे, आपने उनका तबसरा सुना। एक बात वो हमेशा से कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि सेव, आप सेव करना शुरू कर दें। आप कुछ लोगों के पास तो वैसे बेचारों के पास सेव करने की जगह नहीं है, लेकिन जो स्पेंड कर रहे हैं उस स्पेंडिंग को भी कट कर दें। ये बहुत मतलब जरूरी अपने है। एक्सपेंसेस को थोड़ा कम कर लें और अगर आप 2000 खर्च करते हैं तो कोशिश करें कि 1700-1800 रुपया खर्च करें। जितनी मैक्सिमम आप रकम बचा सकें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बाहर ना जाएं, फ्यूल की मद में, खाने की मद में, इसको अवॉइड करें। खैर जी, हमने आईसीसी की रैंकिंग के हवाले से बात करनी है। दैट्स अ न्यू न्यूज़। आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी हुई है। पहली और दूसरी पोजीशन पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कब्जा कर लिया है। आपको पहले भी हमने बताया, पहले नंबर पर बदस्तूर बाबर आजम बरकरार है, दूसरा नंबर तब्दील हुआ है। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ा है और दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। वनडे की अगर बात करें तो इसकी बॉलिंग रैंकिंग में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट की टॉप पोजीशन बरकरार है और दूसरी पोजीशन पर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जोश हेजलवुड मौजूद हैं, जबकि तीसरा नंबर कीवी बॉलर मैट हेनरी का है। शाहीन आफरीदी, आई थिंक शाहीन शुड बी ऑन टॉप, लेकिन वो चौथे नंबर पर हैं। और पांचवें नंबर पर भारत के जसप्रीत बुमराह मौजूद हैं, अपने मुख्तलिफ किस्म के एक्शन के साथ जो बॉल करते हैं, जबकि अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान छठे नंबर पर हैं। सो इस पर ग्रीन कलर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है आईसीसी के ऊपर। इंडिया को थोड़ा बुरा तो लग रहा होगा। वेरी गुड। अभी हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेते हैं। Welcome back
टू एक्सप्रेसो पंजाब में बात करेंगे सियासी महाजराई की। तो फिर उरूज पर है, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। पंजाब हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक नया बहरान भी पैदा हो गया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें स्पीकर परवेज इलाही के इख्तियारात महदूद करके पंजाब असेंबली की जो आज़ाद हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया गया है और इजलास बुलाने या बर्खास्त करने का इख्तियार सेक्रेटरी कानून को मुंतकिल कर दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस के बाद जी ईवान इकबाल लाहौर में नया इजलास बुलाया गया जहाँ हुकूमत ने बजट पेश किया, लेकिन स्पीकर की सदारत में असेंबली हॉल में अपोजिशन का अलग इजलास हुआ जिसमें गवर्नर पंजाब के ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार देकर मनसूख कर दिया गया। और इजलास के बाद स्पीकर और पीटीआई रहनुमाओं ने मीडिया टॉक की, हुकूमती बजट का जो इजलास था उसको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया और उसके खिलाफ अदलिया समेत हर फोरम से रुजू करने का ऐलान किया। बिल्कुल जी, हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन यहाँ बहुत से कानूनी और आईनी सवालात अब भी हैं। दोनों में से कौन सा इजलास वैलिड है, कौन सा कानूनी है? आइन क्या कहता है? गवर्नर की ऑर्डिनेंस का क्या बनेगा? स्पीकर के इख्तियारात में क्या है? डिप्टी स्पीकर की पोजीशन क्या होगी? तमाम मामलात एक बार फिर ऐसे लगता है कि अदालत के सामने जाएंगे और अदालत तशरीह करेगी एक बार फिर कि कौन कहाँ पे स्टैंड करता है। आपको याद ही होगा वज़ीर आला का हलफ का मामला था, कैबिनेट का मामला था, ये सब कुछ नहीं किया है। शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि पार्लिमानी मामलात तकरीबन सारे अदालतों में सेटल हो रहे हैं और ये कतई तौर पर हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। हमारे साथ फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, इन मामलात को समझते हैं, उनसे राय ले लेते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं। कंवर साहब, एक तो खुशाइंद नहीं है जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्लिमानी निज़ाम के अंदर कहते पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, तो आपको बात बर्दाश्त भी करनी होती है, बात बर्दाश्त करवानी भी होती है, ऐसे ही चलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है और तिया पांचा हो रहा है, ऐसे लगता है उस मुकद्दस दस्तावेज का जिसको हम सब के लिए फॉलो करना लाजमी है। इस सूरत हाल में आपकी क्या राय है? कौन इस वक्त ठीक कर रहे हैं और क्या गवर्नर साहब का जो इक़दाम है या इनके मुताबिक है? जनाब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि स्पीकर सूबाई असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने पंजाब के मफादात का ख्याल नहीं रखा और पंजाब के 12 करोड़ आवाम का जो बजट पेश हो रहा था तो उन्होंने अपनी जाती आना परस्ती का मुजाहरा किया जो आईन और कानून की खिलाफवर्जी है। सबसे पहले यह बात उन्होंने ये कहा, जो बाकायदा जब ये इंतखाबात हो रहे थे हमजा शहबाज का, तो आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी आके माफी मांगे। तो परवेज इलाही को एहसास होना चाहिए था कि स्पीकर के इख्तियार बहुत महदूद हैं। स्पीकर के इख्तियार सिर्फ सूबाई असम्बली की इमारत के अंदर है। तो एक सुबह पंजाब के आईजी को बुला के माफी मंगवाना तो पूरा पंजाब पीरियड खत्म हो जाती। अगर चीफ सेक्रेटरी से माफी मंगवाना तो पूरे पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से निकल जाती। तो ये परवेज इलाही साहब को एहसास नहीं हो रहा था कि अपनी अना की खातर, अपने गुजरात के लोगों की अना की खातर वो चीफ सेक्रेटरी से और आईजी पंजाब से माफी मंगवा रहे हैं। किस कानून के तहत माफी मंगवा रहे हैं? कोई क्या इख्तियारात नहीं है। जब आप अंदर पैदा हो जाए, मारपीट आपके दस्तगरबा हो जाए, तो आईजी ने तो अपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए असेंबली में आना ही आना है। उसके लिए असेंबली कोई ममनू इलाका तो नहीं है। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी ने कभी आना ही आना है, क्योंकि सूबा पंजाब का वो चीफ सेक्रेटरी है। तो ये एक बजट पेश हो रहा है, अरबों और खरबों रुपए का बजट पेश हो रहा है, वो अपनी जाती अनाम के लेकर बैठ गए। तो इसलिए गवर्नर पंजाब के पास भी इख्तियारात है। जब गवर्नर पंजाब के पास आईन ने इख्तियार दिया है कि जहां एक फाइनेंशियल तौर पर कोई बुरान पैदा हो जाए, बजट पास होने में कोई रुकावट पैदा हो जाए, तो गवर्नर के पास इख्तियारात हैं कि वो फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए बजट पास कर सकते हैं। आपको चाहिए ये था कि वो अपनी सूबाई असेंबली पंजाब में इजलास करते। अच्छा, और वहाँ साहब ने भी बात की। कल हमने देखा कि 2 इजलास हुए, एक पंजाब असेंबली के अंदर हुआ, एक ईवान इकबाल में हुआ। आपके मुताबिक आप हमें बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं कि ये दोनों जो इजलास हुए इनमें से कौन सा इजलास जिसको हम आईनी कंसिडर किया जाए और कानूनी तौर पे जिसको हम कहें कि ये दुरुस्त है? आईन ने रास्ते निकाले होते हैं, आईन ने स्टेट बचानी होती है, रियासत बचानी होती है। तो उसके अंदर आईन ने इंटरप्रिटेशन देने के लिए बेशुमार उनके आर्टिकल मौजूद हैं। तो यहाँ अगर वफाक में कोई झगड़ा पैदा हो जाए और बजट कामयाब ना हो रहा हो या मेजॉरिटी ना हो सकी हो, तो ये एक रवायत तो है, अगर बजट पास ना हो सके तो हुकूमत मुस्तफी हो जाती है। लेकिन ये रवायत है।
आईनी और कानूनी तौर पर इसका कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ वो लिखा हुआ है कि अगर वफाकी बजट पास ना हो रहा हो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस बजट को अप्रूव कर सकते हैं, उनके पास फाइनेंशियल इख्तियारात हैं, तो वो बजट पास हो जाएगा ताकि स्टेट का रियासत के तमाम काम चलता रहे। इसी तरह पंजाब हो या कोई सूबा भी हो, यहाँ गवर्नर को इख्तियार दिए कि अगर कोई ऐसा मसला पैदा हो जाए और बजट के रास्ते पर रुकावटें पैदा हो, कामयाब ना हो रहा हो, पास ना हो रहा हो, मेजॉरिटी ना हो, तो वहाँ गवर्नर के पास इख्तियारात हैं कि वो बजट को अपने ऑर्डिनेंस के जरिए उसको एक्सेप्ट कर ले, मंजूर कर ले, अप्रूवल दे दे। तो यहाँ गवर्नर पंजाब ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया और उन्हें स्पीकर साहब के इख्तियारात को क्लिप कर दिए, खत्म कर दिए, कमजोर कर दिए, मुअत्तल कर दिए। तो ये उनके पास इख्तियारात हैं, उसी इख्तियारात के तहत गवर्नर ने तो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर लिए। अब स्पीकर साहब जो है वो बैठे हुए चंद लोगों को लेकर, चंद दर्जन लोगों को बैठकर वहाँ तकरीरें करवा रहे। बजट तो पास हो गया आबादी के बाद में, जहाँ मर्जी कर ले, मेरिट में कर ले, अवारी में कर ले, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में कर ले, जहाँ मर्जी कर ले, जो इख्तियारात है गवर्नर के, जहाँ मर्जी असेंबली का इजाज़त कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल मेरा अदालत के हवाले से, कंवर दिलशाद साहब, अदालत के हवाले से एक सवाल है मेरा, एक पॉइंट है इनफैक्ट, मैं आप क्लियर करें। इन केस अगर ये केस जब ये मामला अदालत में जाता है तो अदालत आपके ख्याल में इसकी क्या इंटरप्रिटेशन कर सकती है? दो के एक मौजूद अदालत के ऊपर है कि वो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, क्या इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल किया जा सकता है या नहीं? चूंकि आइन है और आइन के अंदर आपने खुद कहा कि मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो वो रास्ते सिर्फ हुकूमत के लिए तो नहीं है, अपोजिशन के लिए भी हैं, तो ये मामला ऐसे ही चलेगा? इस हवाले से भी बताइए। राय देते ना, आपको पता है कि हमारी एक इंडिपेंडेंट राय होती है, तजिया होता है, तजर्बा होता है, ब्यूरोक्रेसी का हमारा 32 साल का तजर्बा है, उसकी रोशनी में हम बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि गवर्नर पंजाब वो एक रेफरेंस भिजवाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वो ये कहें कि आप स्पीकर ने ये खिलाफ वर्जी की है, कानून की खिलाफ वर्जी की है, पार्लियामानी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, सूबाई असम्बली के रूल की खिलाफ वर्जी की है, और उन्होंने दो हमारे जो रियासत के नुमाइंदे हैं, आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को एक आना का मसला बना के बजट पास नहीं हो दिया। 6 घंटे जो है वो असम्बली में मां मेहरबान बैठे रहे, उनकी एक ही जिद रही कि पंजाब का चीफ सेक्रेटरी उनके कदमों में जब आप बैठ के माफी मांगे। यानी क्या हैसियत है परवेज इलाही साहब की कि चीफ सेक्रेटरी से माफी मंगवाए? कोई हैसियत नहीं है। भाई ठीक है, रूलिंग दे दे, रूलिंग के बाद उसके बाद हो जाएगी। के स्पीकर हैं, हैसियत तो है। तो सारी चीजें जो है ये गवर्नर पंजाब जो है वो अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, नहीं कंवर साहब, स्पीकर तो कानूनी तौर पे परवेज इलाही साहब हैं ना, हैसियत तो है उनकी ना, वो सीट पे तो बैठे हैं अभी। नहीं, जिस वक्त वो सेपरम कोर्ट में रेफरेंस जाएगा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान परवेज इलाही को तलब कर लेंगे, उनसे कहेंगे क्या आपको माफी मांगना आपकी आला की परिस्थिति थी, आपने आइन और कानून नहीं देखा? उनकी भी आईनी हैसियत है, कानूनी हैसियत है, उनके मुताबिक वो आगे असेंबली के अंदर कार्रवाई की उन्होंने, तो आप आना प्रस्ती के तहत बजट पास नहीं होने दे रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी जवाब तलबी करेंगे उसके बाद स्पीकर साहब की। और स्पीकर के इख्तियारात ही कोई नहीं है, स्पीकर के इख्तियारात तो सूबाई असेंबली के अंदर ही बाहर तो पूरे पंजाब में तो कोई इख्तियार नहीं है उसका, स्पीकर का, गवर्नर का तो है, पूरे पंजाब का वो गवर्नर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंतजामी सरबराह। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि बजट पास हो गया, खतरे घंटी खत्म हो गई, लेकिन असल मसला ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस जाएगा तो वहाँ ये पूछ लेंगे स्पीकर साहब का रोल गलत है कि सही है। ठीक है, ठीक है कंवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी रख पहुंचाई। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, अपने 32 साल तजर्बे की रोशनी में ये कह रहे थे कि जो गवर्नर ने किया वो ठीक है, बल्कि उन्होंने कहा कि गवर्नर को तो इजलास असेंबली हॉल के अंदर ही तलब करना चाहिए था, क्योंकि गवर्नर ये कर सकते हैं, वो इंतजामी सरबराह है और आइन उनको इजाज़त देता है। परवेज इलाही साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी वो अहमियत या हैसियत नहीं है कि वो चीफ सेक्रेटरी को तलब कर सके अपने पास माफ़ी के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने बजट पास नहीं होने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट परवेज इलाही साहब को तलब कर सकती है कि उन्होंने बजट क्यों पास नहीं होने दिया, 12 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का मसला था। ये कंवर दिलशाद साहब की राय। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहे एक्सप्रेस। बैक टू एक्सप्रेसो और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। बेशतर इलाकों में इत्तलात ये है कि बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। बहर अरब से मरतूब हवाएं
बुध की शाम मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हुई हैं। महकमा मौसमियात ये कहता है कि बारिशों का और तेज़ हवाओं का ये जो सिलसिला है ये 22 जून तक वक्फे से जारी रहेगा। बारिशों का तो मुझे नहीं पता, लाहौर में तो नहीं हुई, लेकिन कम से कम रात को हवा ज़रूर ठंडी हो गई थी और बाकायदा महसूस किया हमने। तेज आंधी की बात की जाए, बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को पेशगी इक़दाम और अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। लाहौर और रावलपिंडी में इस हवाले से बताएं तो अर्बन फ्लडिंग का कुछ खदशा जाहिर भी किया जा रहा है। मौसम की जो अपडेट्स हैं इसके लिए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं डॉक्टर बाबर, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मौसम के हवाले से ऑब्वियसली बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से तो कहा जा रहा था कि प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और ये रूटीन से ज़रा ज़्यादा होगा। मजीद क्या अपडेट्स हैं आप हमारे से शेयर कर लें। जी बिल्कुल, प्री मानसून बारिशें जो हैं वो आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू हो जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ भी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसमें सियालकोट, नारोवाल, मरी और जिलन के इलाके उनमें हल्की बारिश हुई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात जो है वो बारिश हुई है। लेकिन इंशाल्लाह आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से, जिसमें पंजाब के ज़्यादातर हिस्से शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाके शामिल हैं, इन तमाम इलाकों में जो है वो आज से जो है वो गरज चमक के साथ बारिश, उसके साथ आंधी और तेज हवाओं का भी इम्कान है। अच्छा, तो ये जो अर्बन फ्लडिंग का आपने पेशगोई की है, वैसे तो अर्बन फ्लडिंग इटसेल्फ टर्म ऐसी है कि हमें पता चल रहा है कि वो मामूली सूरत हाल नहीं होगी, लेकिन क्या ये बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा है? देखिए, मानसून हवाएं जो भी आती हैं उनके अंदर ज्यादातर जो है तेज हवाएं आ रही होती हैं और बारिशें आ रही होती है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इंटेंस रेनफॉल हो रही होती है। तो उसकी वजह से जो खासतौर पर सिटी सेंटर्स हैं उनके अंदर बारिश की वजह से जो पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, खासतौर पर जो नशेबी इलाके तमाम इलाकों में। तो इस वजह से बहरहाल जो मानसून की खसूसियात में से है कि थोड़ी सी इंटरवल ऑफ टाइम में तेज बारिश हो जाती है और उसकी वजह से जो है अर्बन फ्लडिंग की जो खासतौर पे जो अर्बन सेंटर्स हैं उसमें बन जाती है, तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, हम ये बात कर रहे थे मौसम की ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से, तो जो बारिशों का मामला है ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, हम अगर बारिशों की इंटेंसिटी की बात करें तो किस इंटेंसिटी की या इनका जो कितने मिलीमीटर बारिश के हवाले से एक्सपेक्टेशन है कि होगी, और इससे जो टेम्परेचर है वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या कम होगा? जी बिल्कुल, जो रेनफॉल है शुरू में तो विंड का फैक्टर ज्यादा है, आंधी तेज हवाएं जो हैं वो ज्यादा हैं शुरू में। तो क्योंकि अभी ऑनसेट हो रहा है मानसून का, तो थोड़े पीरियड के लिए इंटेंसिफाइड रेनफॉल जो है वो हो सकती है, जिस तरह के आ गया जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर के एरियाज में, इन एरियाज में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंटेंस रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, जिस तरह कश्मीर के मतलब पहाड़ी इलाकों में, गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंटेंस रेनफॉल हो सकती है। और ऑफ कोर्स जो करंट हीट वेव कंडीशंस हैं, जो टेम्परेचर जो बढ़े हुए हैं खासतौर पर मुल्क के मैदानी इलाकों में, उसमें काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी और टेम्परेचर जो हैं वो इन बारिशों की वजह से जो आने वाली बारिशें हैं इससे दिन के दर्जे हरारत जो है उनमें काफी बेहतरी होगी, काफी कमी वाक़ई होगी। तो ये सिर्फ डॉक्टर साहब बारिश की हद तक ही महदूद रहेगी या हेल स्टॉर्म वगैरह या कुछ ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है? स्नोफॉल की भी तफसीलात हमें कुछ बता दें, क्योंकि पिछले दिनों में शेक्सपियर के बाद दीगर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जिनके पिघलने की इतलात आ रही हैं और ये बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि दरियाओं के अंदर तूफ़ानी से वैसे नुकसान होता है और विद दैट ग्लेशियर्स का पिघलना टेम्परेचर के बढ़ने की निशानी है, तो इसमें भी कुछ बेहतरी एक्सपेक्ट करें हम? देखिए, बारिशों की वजह से एक तो सबसे बेहतरी ये है कि इनफ्लो जो है वो बेहतरी होने की उम्मीद है। इसी तरह जो ऑर्चिड्स वगैरह हैं, खेत हैं, उनमें भी पानी की बेहतरी इंशाल्लाह जो है वो इन बारिशों की वजह से जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और दर्जे हरारत क्योंकि जो है वो भी बेहतरी की तरफ जो है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स थे उनमें भी काफ़ी हद तक जो है
वो आने वाले दिनों में जो है वो कमी हो जाएगी। इंशाल्लाह। चलें डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया हमें ये खबर देने के लिए। हम 2 दिन से इस पे बात कर रहे हैं, तो अल्लाह करे आज उम्मीद है बारिश होने का। और जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे और मैं और साथ हम गूगल चेक कर रहे थे कि गूगल क्या कह रहा है, क्योंकि अक्सर गूगल जो है ना वो गूगल के साथ जो है ना वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। हाँ, नहीं, लेकिन आज हो रही है, आज 90% है, थोड़े चांसेस। आज गूगल और महकमा मौसमियात एक पेज पर हैं और अल्लाह करे कि बारिश हो जाए और अच्छी हो जाए। सो देखते हैं क्या होता है जी, आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। हाँ, आवाज नहीं निकली। लिपसिंक हो गया। चलिए, सफर शर्त हमने आपको दिखा था, चूंकि हम इससे पहले थोड़ा सा देख रहे थे एज अ प्रीव्यू, क्या खूबसूरत जगह हैं। और एक बार फिर दिखाने से पहले कहना जरूरी है कि कैमरा कतई तौर पे इन मनाजिर के साथ इंसाफ नहीं करता है। वॉच सफर शर्त। आज आपको गाकूच दिखाते हैं और क्या हैरत कदा है ये मनाजिर का हैरत कदा, देखिए। गिलगित से सिर्फ 72 किलोमीटर के फासले पर जो कुछ भी है अनोखा है, दिलफरेब है, हसीन है। गिलगित से 72 किलोमीटर के फासले पर गाकूच है। जिला गिजर का सदर मकाम तो है ही, गाकूच को देखकर लगता है जैसे ये फिक्री हुस्न का भी सदर मकाम है। दरिया का फैलाव, जंगलात और बुलंद पहाड़ों में घिरा गाकूच। सिर्फ गाकूच के इर्द गिर्द दर्जनों ऐसी जगह हैं जिन्हें पिकनिक पॉइंट्स कहा जा सकता है। बल्कि यूं समझिए कि गाकूच में जहां बैठ गए वही पिकनिक पॉइंट कहलाया जा सकता है। कितने शहर ऐसे होते हैं जो अपनी एंट्री पे या अपने दाखिले पे एक ऐसा मंजर पेश करें कि आपको सहर ज़दा कर दें। ये एक ऐसी खूबसूरत सरजमीन है गाकूच की। गिजर का जो सदर मकाम है गाकूच, ये जब आप एंटर होते हैं तो एक मोड़ है और उस मोड़ से अचानक पूरा गाकूच जो है वो आपके सामने नज़र आता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पुल नज़र आता है, कॉन्चे ब्रिज जिसको कहते हैं। 1985 से 1990 तक ये बनता रहा और ये जो ब्रिज है, ये जो कॉन्चे ब्रिज है, ये अशकुमन वैली की जानब जा रहा है। और यहाँ पे आप कश का शिकार हो जाते हैं कि मुझे अशकुमन वैली जाना है या मुझे सीधा आगे फंडर की जानब सफ़र जारी रखना है। लेकिन भारत फ़िलहाल बात हो रही है गाकूच की, तो मेरे ही अपनी कम से कम नॉलेज में गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जो अपने दाखिले पे एक ऐसा मोड़ आए और मोड़ के आगे अचानक एक ऐसा मंजर आए जो आपको सहर ज़दा कर दे। ये जो मोड़ है ये बड़ा कमाल है। इस पे इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ भी हैं, जिन्नात के हवाले से भी कहानियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये अचानक मोड़ है। और कुछ कहा जाता है कि कोई जिन है, जो कि बहुत ज़्यादा हादसा भी होते हैं यहाँ पे। तो 2 तरह के जिन होते हैं, एक तो शायद कोई एक्चुअल जिन होता होगा, लेकिन एक जिन जो है वो आपके अंदर होता है। और वो जो जिन है उसको ज़रा काबू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जिन जो है वो चाहता है कि रोड क्योंकि अच्छी है तो 80-90 से कम क्यों सफ़र किया जाए। तो ऐसा जिन जो है वो फिर एक हादसे की वजह बनता है। तो अपने अंदर वाले जिन को कंट्रोल करें। बाकी जिन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सिर्फ ये जो गाकूच यहाँ से लेके इस मोड़ से लेके गाकूच तक जितना सफ़र है उसको ज़रा देखिए कि ऐसी लैंडस्केप आपको कहीं और किसी जगह कोई मिसाल है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको कहीं कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो इतनी वास्टनेस है, फिर आगे जंगल है और बहुत ही खूबसूरत है। सो आप ज़रा ये लुत्फ़अंदोज़ हों कि गाकूच तक, इस मोड़ से गाकूच तक पहुँचने तक कैसे जादुई और तिलिस्माती मनाज़िर हैं।
गाकूच एक मोड़ से अचानक नजर आता है, वसी है और फैलाव हैरत अंगेज है। गाकूच का पहला मंजर ही दिल खुश कर देता है। रास्ते में कई जगह दरिया के रुके पानी छोटे छोटे तालाबों का, झीलों का मंजर पेश करते हैं। गाकूच से पहले एक मुअल्लक पुल आता है जिसे सेल्फी ब्रिज कहते हैं। शायद इसका नाम सयाहों का ज्यादा सेल्फियां लेने की वजह से पड़ गया हो। गाकूच की एंट्री पे जो मनाजिर हैं यकीनन आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत हैं और इंसानी आंख जो है वो यकीन नहीं कर सकती कि ये सब कुछ जो है ये रियल है। आपको ऐसे लगता है जैसे कोई 3D एनिमेशन फिल्म चल रही है और कोई बहुत ही अफसानवी और तिलिस्माती किस्म के मनाजिर किसी डायरेक्टर की तख़य्युल की पैदावार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल रियल है और इसी रियलिटी में, इसी 3D एनिमेशन में, इसी एक तिलिस्माती दुनिया में जब आप आगे आते हैं तो आगे आपको एक कुछ हट्स नज़र आते हैं, यानी एक सेल्फी ब्रिज, एक ब्रिज नज़र आता है जिसको सेल्फी ब्रिज कहते हैं और उसके साथ ही आपको इस साइड पे नीली छतों वाले बड़े ही खूबसूरत हट्स से नज़र आते हैं और उसके साथ जो है वो दरिया का एक हिस्सा जो है इसके बिल्कुल सामने बह रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सो जब आप अंदर आते हैं तो मालूम होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली ये बिल्कुल एक खंडर का एक मंजर पेश कर रहे हैं और फिर यकीनन आपके अंदर एक तजस्सुस होता है कि इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी ये कैसे हो सकता है कि ये इसको अकेला छोड़ दिया जाए और इससे कोई बिजनेस या कोई प्रॉफिट न कमाया जाए। ये कौन इंडिविजुअल है, ये कैसा आदमी है जिसको ये नहीं मालूम कि किस खूबसूरत जगह पे उसकी ये जगह है और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। अब फिर खैर आपको मालूम होता है जब आप पता करते हैं वो नहीं हुकूमत का है और हुकूमत ने जो आपको पता है हमारे को हमेशा अंदर से दिल से दुआ रही है हुकूमत जो है वो हमारी बहुत अच्छी कारोबारी साबित हो, लेकिन हम देखते ये हैं कि अमूमन जब स्पेशली टूरिज़्म के हवाले से इस तरह की जगह जो है वो वीरान पड़ी होती है और दिल दुखता है क्योंकि ये जो भी जगह है बहरहाल और इस तरह की बहुत सारी जगह जो हैं ये बहरहाल टैक्सेस और तमाम आवाम की ही टैक्सेस होते हैं। अब आप एक इनिशिएटिव लेते हैं और उसके बाद ये हालात हो जाते हैं। सो अफसोस होता है जब आप ऐसी किसी उजाड़ और क्या कहते हैं बिल्कुल नाकारा किस्म की प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि लोकेशन बहुत अच्छी होती है, खूबसूरत जगह होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा होता और ना ही कोई उसकी कोई यूटिलाइजेशन है। तो अगेन हमारी तो दिल से दुआ है कि हुकूमतें जो हैं, अगर दुनिया में हुकूमतें कारोबारी बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं तो हमारी हुकूमत भी बहुत अच्छी कारोबारी साबित हो। इतनी अच्छी जगह को कम से कम और कुछ नहीं तो किसी प्राइवेट को, किसी ठेकेदार को ही दे दें, किसी को दे दें। कम से कम जो टूरिज्म का जो हमारा पर्सपेक्टिव है, यानी एक इंडिविजुअल का एज ए टूरिस्ट, मैं एज ए टूरिस्ट बात कर रहा हूँ, हमारी किसी यूटिलाइजेशन, हमारी किसी उसमें आ जाए। यहाँ पे हम कुर्सियाँ रख के तो इस गाकूच की खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सकें। गाकूच की वुसअत की वजह से यहाँ रोशनी और साये का खेल हमा वक्त जारी रहता है। अगर आप किसी ऊंची जगह पर बैठ जाएं और आसमान पर बादल के टुकड़े हों तो आपको ये खेल बहुत दिलचस्प महसूस होगा। लेकिन इस दिलचस्प खेल के पीछे राज यही है कि गाकूच की वुसअत देखने लायक है। गिलगित से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर गाकूच है, या यूं कहिए कि गिलगित से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर हैरतों पर मुश्तमिल एक अजायब घर है। जब भी गिलगित जाएं तो इस हैरतों के अजायब घर को देखने जरूर जाएं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। वैसे तो आपको पता है हम सुबह सुबह महंगाई के मसले बताते रहते हैं आपको, लेकिन बिजली के हवाले से भी रोज बरोज अच्छी खबर नहीं होती। रोज बरोज बिजली भी महंगी हो रही है, गर्मी भी उतनी ज्यादा है और जो कह लें अवाम भी बहुत मुश्किल में है। लोड शेडिंग ऊपर से इतनी ज्यादा होती है, लेकिन जब बिल आते हैं तो ऐसे लगता है कि हमने तो पूरा दिन पंखे चलाए, हालांकि आधा दिन तो लाइट आती नहीं है। तो ऐसे में ये मैजिक आज तक मुझे समझ नहीं आता। हाँ, मतलब आप लाइट बिजली नहीं होती, बिल नहीं बदलता, मतलब
क्या है? अजीब सी साइंस है जो आज तक हम भी समझने से कासिर है। लेकिन जनाब ऐसा क्या किया जाए, हम ये सोचते हैं कि बिजली यूज़ हो लेकिन बिल भी कम आए और गर्मी में बैठे जो आप पंखे के नीचे सुकून से बैठ सकें, तो ये मसला आपका हल हो गया। ये पिक्चर आपके सामने इसलिए रख रही है कि तैमूर फैंस इज़ अ फैंस ब्रांड, अवाम की मुश्किलात को उन्होंने मद्देनजर रखा है और पाकिस्तान में ही एक ऐसा पंखा तैयार किया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इट्स मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। कम से कम 5 वॉट से ये पंखा चल सकता है और इतने से तो बल्ब भी नहीं चलता यार यूजुअली। खैर 30 वॉट कम बिजली कंज्यूम करता है तो इससे बिजली भी बचती है और बिल भी कम आता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर कुछ सबसे बड़ा मसला है हमारी ज़िंदगी में तो वो बिजली का बिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तैमूर फैंस ने इस मसले को चूँकि हल किया तो हमने उनके CEO मोहम्मद अली साहब को दावत दी, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि एक तो ये इनोवेशन कैसे आई और क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ इश्तारात की हद तक है, ये भी इनसे पूछते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे आप? गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो इस फैन के हवाले से बताएं कि इस पंखे में और आम पंखे में फ़र्क क्या है और ये किस तरह से बिजली की जो कंजम्पशन है उसको लिमिटेड करता है। आम पंखे अभी भी वही 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे बनाए जा रहे हैं जिसमें इंडक्शन मोटर यूज़ हो रही है, कैपेसिटर टाइप, लेकिन इसमें EC टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसकी बदौलत इसमें बिजली कम कंज्यूम हो रही है। आम पंखे में अब सिर्फ हम जो हमारा कॉन्सेप्ट है पुराने हमारे बुजुर्गों का बना हुआ कि जी कॉपर का होगा तो बिजली कम लेगा, कॉपर का होगा, इलेक्ट्रिक स्टील शीट का होगा तो बिजली कम लेगा, जबकि ऐसा थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी वाज़े फ़र्क आ गया अब तो कि जैसे आपके पहले बल्ब थे तो आपके एनर्जी सेवर आ गए, एनर्जी सेवर के बाद अब आपकी LED लाइट्स आ गई हैं, तो आपकी कन्वेंशनल फ़ैन की जगह पे अब आपको एडवांस EC टेक्नोलॉजी वाले फ़ैन्स रिप्लेस करने पड़ेंगे। इसमें परमानेंट मैग्नेट है तो उसमें इसको मैग्नेट बनाना पड़ता है जो इंडक्शन मोटर है, इसमें ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट मौजूद है जिसकी वजह से ये बिजली बहुत कम कंज्यूम करता है। अच्छा, और अप टू 5 वॉट्स आपने कहा। ये जो एक मेरे पास एक टर्म लिखी हुई है AC/DC फैन, इसमें AC/DC फैन में और इसमें क्या फ़र्क है? और आपने वैसे तो थोड़ा सा बताया कि इन्वर्टर है। जी तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? जी मैं उसमें भी आपको क्लियर करता चाहता हूँ कि जो AC/DC फैंस है बेसिकली आप एक ऐसे समझ लें कि आप पेट्रोल वाली गाड़ी को CNG पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो AC/DC फैंस हैं वो बेसिकली DC 12 वोल्ट फैंस हैं, आप 220 की सप्लाई दे रहे हैं उसे, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 12 वोल्टेज में, ठीक है, जिसकी वजह से कन्वर्जन लॉसेस भी हैं उसमें, जबकि इस फैन में इसकी वाइंडिंग ही 220 वोल्टेज है। ये आपकी जो घरों में कन्वेंशनल फैन यूज़ हो रही है उसका रिप्लेसमेंट है। ठीक है। AC/DC फैन मुतारफ़ करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी हमने इनिशिएटिव लिया था। सबसे पहले AC/DC फैंस भी हम ही नहीं मुतारफ़ करवाए थे पाकिस्तान। अच्छा, ओके। वो तो उन एरियाज़ के लिए थे जहाँ पे ऑफ ग्रिड एरियाज़ में जहाँ लाइट होती ही नहीं थी तो वो सोलर पे या बैटरी पे लोग चला रहे थे उसको, जिसको इंतहाई कम पावर जी उस वक्त के मुताबिक चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब अब इस पंखे के लगाने के हवाले से ऑब्वियसली इसको भी क्या आम फैंस की तरह हम लगा सकते हैं इसका कनेक्शन, या डबल कनेक्शन भी देना पड़ता है? नहीं, इसको आप रेगुलर फैंस की जगह पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल सेपरेट वायरिंग नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो खास करके हमने फोकस किया है कि जो लोग सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, ये फैन स्पेशली डिजाइन फॉर सोलर सिस्टम। अच्छा, सोलर को भी सपोर्ट करेगा। ये 110% कम बिजली से चीजें खराब भी हो जाती हैं। ऑब्वियसली अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, आपके घर में 10 पंखे हैं, तो आप कह रहे हैं यार अच्छा मैं सोलर सिस्टम लगा रहा हूँ 5 किलोवाट का लगा लेता हूँ, तो जब आप पंखों को कैलकुलेट करते हैं तो आपका बजट जो है वो 5 से बढ़ जाता है। तो जब आप फैंस रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो नॉर्मल फैंस है वो 100 वाट कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी जो अच्छे वाले हैं, इवन के मार्केट में 150 वाट कंज्यूम करने वाले फैंस भी अवेलेबल हैं। जो मेकर्स हैं वो सस्ता करके, मतलब कम करके जितना सस्ता होगा वो उतना महंगा होगा। चले मैं अब अंदर आ ही गया तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कर लूँ कि ये फैन जिसके अंदर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, आपकी आसानी के लिए बिजली बचाएगा, ये आपकी अप टू 5 वोल्ट्स तक भी ये चलेगा। कीमत क्या है इसकी? क्या बहुत महंगा है? बाकी क्योंकि AC की एग्जांपल हमारे सामने है तो नॉर्मल इन्वर्टर ACs 20-30 हज़ार रुपये महंगे होते हैं उन ACs से जो कि सादे AC होते हैं। तो लेकिन कीमत में और वारंटी का भी बता। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है कि इस फैन में और जो अपने कन्वेंशनल फैंस हैं उसमें अब प्राइस का कितना फ़र्क रह नहीं गया होगा। अच्छा, क्यों? बहुत कम मार्जिन रह गया हुआ है। दूसरा इसकी वारंटी के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसकी जो मोटर है वो स्पेशली डिज़ाइंड है, एनर्जी एफिशिएंट, उसमें एक्चुअली ये गर्म नहीं होती, बिल्कुल भी हीट अप नहीं होती। तो गर्म नहीं होती तो इसकी वाइंडिंग खराब नहीं होती, इसके बैरिंग्स खराब नहीं होते, तो इसकी मोटर की लाइफ टाइम वारंटी है। लाइफ टाइम वारंटी है, ठीक हो गया। इसकी मोटर नहीं खराब हो। एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं जिसके जो आम फैन से इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं? ठीक है,
देखिए आम फैंस तो जस्ट आपको रेगुलेटर लगाना पड़ रहा है और उसमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसमें हम रिमोट कंट्रोल मुतारफ करवा अच्छा, ये दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा खूबसूरत भी है ये जी तो सर। ये हर फैन के साथ ये हर फैन के साथ रिमोट कंट्रोल है और ये RF रिमोट कंट्रोल है RF जिसकी रेंज 30 मीटर्स होती है। ओके, इसकी मतलब काफ़ी लंबी रेंज है। इसमें टाइमर फंक्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें एडिशनल फीचर्स ये हैं कि अगर आपकी किसी जगह पे बिजली कम आ रही है, आपके 220 वोल्ट अमूमन घरों में नहीं आ रहे होते, लाइन लॉसेस बहुत है हमारे, तो जहाँ पे 140 वोल्टेज भी अगर जहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ पे भी फुल स्पीड पे चलेगा और ख़राब नहीं होगा उसकी वजह से। इसमें इसकी स्पीड में फिर आप इसको स्लो स्पीड पे चलाते हो तो नॉर्मल फैंस उसमें गूंज की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, आप इरिटेट हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इसमें आप उसको चला रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। आप स्लो स्पीड पे चलाएं या फुल स्पीड पे चलाएं, बिल्कुल नॉइसलेस है। इसमें एक एडिशनल फीचर्स हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं ऑलरेडी और इसको जल्द लॉन्च कर रहे हैं कि आगे ऑटोनोमस आ रहे हैं। इसके अंदर हम वाईफाई सिस्टम लगा रहे हैं। ओके, तो इसको आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जहाँ भी बैठे हुए हैं आप मोबाइल से अपना फ़ैन ऑन कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि मेरा फ़ैन कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, अच्छा, मेरे रूम का टेम्परेचर क्या है, मेरे रूम में ह्यूमिडिटी लेवल क्या है इस वक्त। तो फिर आपको मंथली एवरेज बताया करेगा। अच्छा, आपने अगर नॉर्मल फ़ैन लगाते तो आपने इतनी बिजली सेव करनी थी, आपने ये फ़ैन लगाया तो आपने इतनी बिजली सेव कर ली। तो इंशाल्लाह इसको भी हमने प्रोसेस तो चले बड़ी अच्छी बात है। एक बड़ी अच्छी आप एक रिवायत लेके आ रहे हैं कि कम से कम इनोवेशन की तरफ हम जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ये जो इलेक्ट्रिशियन हजरात होते हैं, ये जो नए घर बनते हैं, इनमें लोगों को बड़ा डरा देते हैं कि जी अगर कोई टेक्नो सी चीज़ आ जाए ना मार्केट में तो वो कहते हैं नहीं जी ऐ ना लवाओ, ऐसे ठीक नहीं होंगी, इसके सेंसर ख़राब हो जाते हैं, इस तरह की बातों से। और फिर लोग कन्वेंशनल ब्रांड और कन्वेंशनल चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वो डर रहे होते हैं कि नुकसान ना हो जाए। उनके बारे में उनसे ऐसा है ना कि उसमें हम पूरे पाकिस्तान में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिस जगह पे कस्टमर्स को इश्यूज़ आ रहा है तो हमारे इलेक्ट्रिशियन जाके उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। हम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं यार हमारा घर ऐसा है, हमारे पर्दे ऐसे हैं, हमारे डोर्स ऐसे हैं, हमें हमारे घर के मुताबिक कस्टमाइज करके दिया जाए। तो जितने बिग सिटीज़ हैं उनमें तो हम ये सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम वहाँ पे उनको एंटीक डिज़ाइनिंग रिक्वायर्ड है, एंटीक शेप्स रिक्वायर्ड है। अभी इसमें ये देखेंगे ये स्पेशल ये डिज़ाइन है, ये 5 ब्लेड्स है, ये 5 ब्लेड्स हैं। अगर और ये साथ इसमें नॉर्मल फैंस जो रेगुलर यूज़ हो रहे हैं वो भी हम अवेलेबल हैं यहाँ पे हमारे पास। इसमें कलर की डिज़ाइनिंग है, इसमें और मुख्तलिफ चीज़ें आप एडिशनल ऐड करवा सकते हैं। कलर के साथ मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो भी चेंज हो वो आप जैसा मर्जी है, जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसको हम कर देते हैं। कस्टमाइजेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल है और वैसे भी इट्स एनर्जी सेविंग फैन। और एक चीज़ रह गई, रुक जाए, क्या कीमत में बहुत महंगा है बाकी फैन से? जस्ट मेरे से नॉट मोर देन 1000। मतलब ये ना हो ना कि लोग बिजली बचाते बचाते इतनी महंगी प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे? सर एक छोटा सा खरीद का भी तो मसला है। जी एग्जैक्टली, एक छोटा सा मैं उनको एक मशवरा देना चाहूँगा कि बिल आपने हर महीने देना है, ठीक है, लेकिन फ़ैन आपने एक दफ़ा लेना है। हम पूरे घर को बना रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, सब कुछ पे अच्छा पैसा खर्च कर देते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ लेके लगा रहे होते हैं। जब हम पंखे पे आते हैं तो हम सबसे सस्ता पंखा ला के लगा लेते हैं, लेकिन ये नहीं हमें पता होता कि वो हमारे बिल पे कितना भारी पा रहा है। ये बड़ी वैल्यूएबल बात है जी। खैर हम तैमूर फैन की बात कर रहे थे। इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, सिर्फ 5 वोल्ट के ऊपर आप अपने घर में पंखा न सिर्फ लगा सकते हैं बल्कि बेहतरीन चला भी सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इसकी जो कीमत है वो बाकी कन्वेंशनल फैन से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सो दैट्स ग्रेट जी, गुड लक मोहम्मद अली साहब, थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह करे और भी अच्छी जो इनोवेशंस आए हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आपने सेगमेंट मुलाहिजा किया, ब्रेक लेते हैं। यस, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ सेहत के हवाले से। वैसे तो ख़वातीन की सेहत पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उसी तरह मर्दों की सेहत के हवाले से भी कई मसाइल उनको दरपेश होते हैं। रवा हफ्ते यानी 13 जून से 19 जून तक मर्दों की सेहत से मुतालिक जो आगाही का वीक मनाया जाता है, जिसका पर्पस भी बेसिकली यही होता है जो मर्द हजरात को सेहत से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस। बिल्कुल, और आज इसी हवाले से हमने बात करनी है। आज हम जरा फोकस करेंगे प्रोस्टेट कैंसर को और इस हवाले से हम बात करेंगे। बड़ी पर्टिनेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मीर मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं शौकत खानम हॉस्पिटल में। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ऑब्वियसली ये वीक मनाने का पर्पस भी यही है कि हम जहाँ पे ख़वातीन की सेहत के हवाले से बात करते हैं वहाँ मर्दों को भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं हेल्थ रिलेटेड। ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें पे फर्दर हम प्रोस्टेट और मैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में भी ज़रा बता दें कि ये क्या है। जी बिल्कुल, ख़वातीन का काफ़ी हाईलाइट किया जाता है कैंसर, बट मर्द जो है वो भी इक्वली अफेक्टेड है कैंसर में। और प्रोस्टेट कैंसर जो है ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है
बाउल कैंसर के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन मेल कैंसर है दुनिया में। अच्छा। और इसी तरह पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। ये अक्सर 60 साल की उम्र के बाद ज्यादा कॉमन होता है और जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है इसकी वजह से ये कैंसर पैदा होता है। रिस्क इसका जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका रिस्क बढ़ता जाता है। अगर फैमिली में वालिद या भाई किसी को भी ये प्रोस्टेट कैंसर हो तो इंडिविजुअल में इसका रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। एक रिलेटिव के साथ रिस्क 4 टाइम्स बढ़ जाता है और अगर 2 रिलेटिव्स को ये प्रॉब्लम हो तो रिस्क कैंसर डेवलप होने का 16 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। अच्छा। इसकी तशखीस बड़ी आसानी से हो सकती है। एक ब्लड टेस्ट होता है PSA के नाम से, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो एक आम ब्लड टेस्ट है और अगर वो 50 साल की उम्र के बाद रेगुलरली करवाया जाए तो इसके रिस्क का अंदाजा हो जाता है। ठीक है। डायग्नोसिस के लिए तो बायोप्सी और MRI स्कैन्स वगैरह करने की जरूरत पड़ती है। हाउएवर ब्लड टेस्ट से आपको रिस्क की असेसमेंट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब खुद में कुछ अलामात भी ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करती हैं या जो इंडिकेट करती हैं कि कोई प्रॉब्लम मौजूद है, कुछ अलामात? जी, प्रोस्टेट कैंसर की स्पेसिफिक अलामात नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाउएवर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेशाब की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और प्रोस्टेट कैंसर में भी पेशाब की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। उसमें बार बार पेशाब का आना, स्ट्रीम का वीक हो जाना, ब्लैडर का पूरी तरह खाली ना होना कॉमन अलामात हैं। हाउएवर ये जैसे उम्र बढ़ती है ये अलामात नॉन कैंसर कंडीशंस में भी प्रेजेंट हो सकती है। अच्छा। इसीलिए ये अलामात आए तो खून का टेस्ट जैसे मैंने कहा PSA, अच्छा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर साहब कुछ क्या ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका ताल्लुक हमारे स्टमक या हमारी किडनीज वगैरह से है जो कि लेटर ऑन कॉज कर सकती है प्रोस्टेट कैंसर, ऐसा भी है कुछ? नहीं, प्रोस्टेट कैंसर बाय इटसेल्फ जो है उसका खुराक या इन चीजों से ताल्लुक या किडनी प्रॉब्लम से उसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा। ये उम्र के साथ इसका रिस्क खुद ही बढ़ता है और ये हर इंसान में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी इसका रिस्क बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑब्वियसली आपने जिस तरह से कहा कि उम्र के साथ साथ इसके रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की जाएं जिससे थोड़ी प्रिवेंशन पॉसिबल हो, उसके हवाले से भी गाइड कीजिएगा। इसकी प्रिवेंशन में स्पेसिफिक फैक्टर्स तो नहीं है। हाउएवर जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी खुराक का बैलेंस्ड होना, आपकी रिफाइंड शुगर्स को एक्सक्लूड करना, टिन्ड फ्रूट्स को एक्सक्लूड करना, नट्स का इस्तेमाल ज्यादा रखना, गोश्त का इस्तेमाल और फैट्स का इस्तेमाल कम रखना, वो किसी भी कैंसर के लिए मुफीद है। इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी वो चीजें मुफीद हैं। रेगुलर एक्सरसाइज का रखना ब्लड फ्लो बॉडी में इंक्रीज रखता है, उससे भी आपकी काफी सारी बीमारियां जो हैं वो प्रिवेंट होती हैं। ठीक है, ठीक है। एक डॉक्टर साहब जी प्लीज, जी प्लीज। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है तो वो ये ब्लड का टेस्ट PSA जो है वो रेगुलरली करवाएं और उससे ये चीज अर्ली स्टेज पे अगर खुदा न खास्ता डेवलप होती है तो ये पकड़ी जा सकती है और फिर इसकी ट्रीटमेंट और इसका क्योर भी मौजूद होगा। ठीक है, ठीक है। आप चूंकि शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता है, तो क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे इलाज के अगर खुदा न खास्ता इफ समबडी इज डायग्नोज्ड विद दिस डिजीज? जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेटेस्ट और अप टू डेट ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं हर किस्म की। प्रोस्टेट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है ये बेस्ड होती है कि डिजीज का एक्सटेंट बॉडी में कितना है। किसी भी कैंसर के लिहाज से यही चीजें होती हैं कि कैंसर कन्फाइंड है या खुदा न खास्ता फैला हुआ है। अगर कन्फाइंड हो तो हमारे पास इसके लिए सर्जरी भी मौजूद है, रेडिएशन भी मौजूद है, कीमोथेरेपी और किस्म की अद्वियात जो हैं वो माशाल्लाह अवेलेबल हैं
और हर तरह का लेटेस्ट ट्रीटमेंट फॉर्म जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं और अवेलेबल है। ठीक है, वैसे तो आपने चूंकि वैसे तो हम प्रोस्टेट कैंसर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ओवरऑल ये मर्दों की सेहत या मेल हेल्थ के हवाले से हम एक हफ्ता मना रहे हैं, तो इन पर्टिकुलर कैंसर के हवाले से अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे कहूं कि आप कुछ तफवीज़ करें हमारे देखने वालों को, इससे वैसे तो आपने लाइफस्टाइल के बारे में बात की, लेकिन उसके साथ साथ कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं, कौन से ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन है रूटीन की जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बीइंग डॉक्टर कुछ भी उन लोगों को आप बता सके जिनकी एक्सेस ओबियसली आप तक नहीं है लेकिन स्क्रीन के जरिए एक्सेस उनको मिल रही है। जी, बेसिकली जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी खुराक का ध्यान रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। इसके साथ साथ कुछ हमारी आदत जो है, सिगरेट नोशी प्रोस्टेट कैंसर को डायरेक्टली अफेक्ट तो नहीं करती, लेकिन रीनल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लंग्स का कैंसर सिग्निफिकेंटली एसोसिएट किए जाते हैं स्मोकिंग से के साथ। इसी तरह जैसे मैंने कहा, हमारे पास एनुअल चेक अगर अवेलेबल हो तो वो जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे ब्लड के टेस्ट हैं जो कि करवा के आप इन अमराज को अर्ली तशखीस उसकी कर सकते हैं। जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA एक ऑर्डिनरी ब्लड टेस्ट है, बाउल कैंसर जो आपकी आंतों का कैंसर है उसके लिए भी ब्लड टेस्ट भी मौजूद हैं, और डिफरेंट किस्म की चीजें अवेलेबल हैं जो कि उसकी अर्ली तशखीस की कर देती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई एज लिमिट है इस हवाले से अगर आप रिकमेंड करें तो, कि इस एज के बाद आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन करा लेनी चाहिए ऑन एंड ऑफ? जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कैंसर की हिस्ट्री है तो प्रोस्टेट फैमिली में, तो प्रोस्टेट कैंसर का PSA का टेस्ट जो है वो 50 साल की उम्र से एनुअल बेसिस पे करवाना चाहिए। अगर हिस्ट्री मौजूद नहीं है तो 56 की एज से ऑनवर्ड्स अगर एनुअल ब्लड टेस्ट हो जाए तो ये फायदेमंद होगा। और ये रिकमेंडेशन अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन और यूरोपियन एसोसिएशंस जो हैं वो भी रिकमेंड करती हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुर्रम नईम हमारे साथ मौजूद थे, ऑब्वियसली जो कि सेहत के हवाले से स्पेसिफिकली हम प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से आपको प्रिवेंशन करनी है अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, और जब भी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, दोनों सूरतों में आपने एक एज लिमिट के बाद अपने जो प्रॉपर अपनी आपने उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करवानी है, आपके टेस्ट हो, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और लाइफस्टाइल चेंज करें जी, एक्सरसाइज करें, साफ सुथरी खुराक है और टेंशन कम लिया करें। ब्रेक लेता हूं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। पहले हमने कहा कि हम बिल्कुल शुरू में इस खबर पे बात करें, फिर हमने कहा नहीं हम बिल्कुल आखिर पे बात करेंगे, एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे छोड़ के जाएंगे। तो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी, सोशल मीडिया का एक कमाल ये भी है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे मौजूदात सामने आ जाते हैं जो पहले इग्नोर हो जाते थे। एक साहब हैं, एक ऑयल टैंकर ड्राइवर हैं जिनका नाम शेर अहमद है उर्फ फैसल बलोच। उन्होंने एक कारनामा किया है, और वो कारनामा जब मैंने कम से कम विजुअली देखा तो वाकई कारनामा था। हाउस में इनको मदऊ किया गया और इसके साथ साथ इनको साथ इनाम तो दिया गया, लेकिन इनको तमगा शुजात के लिए भी नामजद किया गया। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने फैसल बलोच को वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद मदऊ किया, एक बहादुरी का मुजाहरा करने और अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जिंदगियां बचाने पर खराज तहसीन पेश किया। और जावेद बाजवा साहब की जानिब से भी कोयटा में इस जलते हुए ट्रक को जान खतरे में डालकर आबादी से दूर ले जाने वाले ड्राइवर को नकद इनाम से भी नवाजा गया था, और अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी इनको मदऊ किया गया है। सो ऑब्वियसली ये ही डिजर्व्ड इट, और ये बहुत हौसले और हिम्मत वाली बात, हिम्मत की बात है। आपको याद होगा एक मोटरवे पे आज से कुछ साल पहले एक ट्रक बेकाबू हो गया था और उनको एक साहब ने काबू किया था, और आई थिंक वो स्टोरी भी एक्सप्रेस न्यूज़ ने ब्रेक की थी, अगर मुझे थोड़ा याद पड़ता है। तो उन्होंने भी एक ऐसी दिलेरी का मुजाहरा उस वक्त किया था कि वो ट्रक किसी भी आने वाली गाड़ी को हिट कर सकता था। ये स्टोरी भी उससे मिलती जुलती है, लेकिन एज यू सेड कि इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, और ऐसी शख्सियात को सराहा जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक एजाज़ और इनाम उन शख्सियत को भी दिया गया था जिन्होंने, जो श्रीलंकन मैनेजर जिनको एक मिल के अंदर जला दिया गया था कत्ल करने के बाद, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था, उनको भी तमगा शुजात मिला था, चूँकि वो भी इतने सारे मॉब के सामने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल टू बी डिफरेंट, दिस इज़ हाउ यू बी डिफरेंट।
डिफरेंट, जैसे आप सोसाइटी के अंदर एक मुख्तलिफ होने का अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं, और ये एजाज़ कम लोगों के हिस्से में आता है, लेकिन जब किस्मत उनको आजमाती है तो दे प्रूव देमसेल्फ एज द वॉरियर्स, और दिलेर लोगों की तरह वो दुनिया के सामने आते हैं। आई थिंक बहुत बड़ा काम किया आप शेर साहब ने। एक और अच्छी खबर जी, पाकिस्तानी फिल्म ने बरतानिया में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मेला लूट लिया है, बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का अवार्ड जीता है। फिल्मसाज समर मनल्ला ने बताया कि ये जो अवार्ड है इनकी जगह मलाला उनके वालिद ने वसूल किया, और बेसिकली ये फिल्म जो है आउटस्विंग के नाम से ये फिल्म थी जिसको रिकग्नाइज किया गया और इसको अवार्ड किया। समर साहिबा एक सोशल वर्कर हैं और इनके साथ हमारा बड़ा इंटरेक्शन होता रहा है टेलीविजन शोज के अंदर, सो इट्स ग्रेट टू सी कि वो इस जानिब भी आ रही हैं, एक मैस लेवल पे, एक बड़े लेवल पे अगर सोशल अवेयरनेस के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए तो एजाज़ है ही, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, सो व्हाई नॉट टू शेयर इन एक्सप्रेसो। अमेजिंग जी, 2 खबरें अच्छी हो गई, अब मेरे ख्याल में हमारा जाना बनता है। हाँ, अब हम चलते हैं अच्छी खबर पे। हाँ, सुबह अभी बुरी खबर, अल्लाह ना करे कोई आए, तो हम नहीं चाहते कि हमारा मूड भी खराब हो, आपका भी। हम अच्छे नोट पे प्रोग्राम में आपसे इजाजत लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।